जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलते हैं शानदार शानदार सी क्लास की ओर। याद रखें, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना चाह रहे हो और अपने जीवन में अगर तरक्की प्राप्त करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो बेटा गुरुकुल उन्नति से। गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, और भरोसा यानी सफलता की गारंटी। अब मैं अगर बात करूं सीधी सी सिंपल से कॉन्सेप्ट में कि सर गुरुकुल उन्नति और अदर चैनलों से कैसे अलग है। ऐसे अलग है कि जो गुरुकुल उन्नति है वो वर्क करती है बच्चों के लिए। अब कह रहा सर बच्चों के लिए तो कैसे? मतलब भैया ऐसे कि आपके एग्जाम टाइम में 4 से 5 घंटे की मैराथन लेती है और लॉजिकली चीज़ें लेती है। इसके अलावा यहाँ पर कोई पेड बैच नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको कोई पेड बैच नहीं है। अब विचार लगाओ कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपको यूट्यूब पर सारा पढ़ा देगा तो आप पेड बैच उसका क्यों खरीदेंगे। इसीलिए आपको कोई भी पूरी जानकारी और पूरी चीज़ें नहीं दी जाती हैं यूट्यूब पर। लेकिन एकमात्र गुरुकुल उन्नति ऐसा चैनल है जहाँ पर चीज़ें बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको ले जाएंगी और वो भी पूरा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं आपको लग रहा है कि कंप्लीट हो गया है टॉपिक और हुआ नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताई जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार शानदार सी क्लास। इसके अलावा अगर आप झांसी में रहते मेरे शेर, कहाँ पे? झांसी में। अगर आप झांसी में रहते हैं तो हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर गुरुकुल उन्नति, वड़ा गांव गेट बाहर, नारंगबाग तिराहा, झांसी। विजिट करो बढ़िया तरीके से। यूट्यूब पर जाके भैया ये चैनल सर्च करोगे जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना। कांटेक्ट कर सकते हो 70525151 पर। टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हो, ग्रुप में ऐड हो जाओ और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ये रही चीज़ें। मैं आपको बता दूं गुरुकुल उन्नति का स्लोगन ही है आपकी सफलता हमारी पहचान। यही है गुरुकुल उन्नति की शान। याद रखो, अपने जीवन में अगर तरक्की के लिए काम कर रहे हो तो जुड़ सकते हो। और आपको बता दें कि नई सीरीज जैसे कि मैंने बताया था, मास्टर क्लास रेलवे के ऑल एग्जाम के लिए साइंस का सुपड़ा साफ करने के लिए, निचोड़ने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूँ। और मैं अब आपको बताऊंगा कि एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और एग्जाम में क्या पूछा जाता है और आप कहाँ फंस जाते हो। जो 2 से 3 नंबर वाला मामला होता है ना मेरे से, वो यहाँ पर आपको निपटाने का काम करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, वो कौन सा होता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? कहना सर अगर बात करेंगे समान जीवाश्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके क्वेश्चन की बात करेंगे तो याद रखिएगा कार्बन 14 से क्या करा जाता है? कहना जीवाश्मों की पता की जाती है। क्या? जीवाश्मों का पता लगाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, जीवाश्म की उम्र का पता लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है मेरे शेर? कहना सर अगर बात करेंगे जीवाश्म की उम्र का पता लगाया जाता है। जीवाश्म की उम्र का पता लगाया जाता है किससे? उम्र का पता लगाया जाता है किससे? कहना सर कार्बन 14 से। इस बात को याद रखेंगे। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उसके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेर? समान जीवाश्म। और जीवाश्म की अगर बात करेंगे तो जीवाश्म क्या होगा? कहना कार्बन 14 की अगर बात करेंगे तो कार्बन 14 से जीवाश्म की उम्र का पता लगाया जाता है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो मेरे सिर। अगला क्वेश्चन दिख रहा है, वो कह रहा है हड्डी चारकोल का प्रयोग होता है चीनी को साफ करने के लिए, क्यों? क्योंकि यह अगर आपको बता दें रंग को हटाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रंग को हटाने का काम कैसे मेरे सिर? अगर बात करेंगे रंग को कैसे हटाने, देखो आपने देखा होगा आपके घर में जो चीनी मिलती है, देखो चीनी की अगर बात करेंगे, चीनी का जो प्रोसेस है, चीनी बनती किससे है? कहना सर गन्ने से बनती है, गन्ने के जूस से। फिर उसके बाद गुड़ बनता है, गुड़ के बाद फिर जाके चीनी बनती है। तो क्या चीनी का कलर वाकई में वाइट होता है? तो भैया नहीं होता है। चीनी को वाइट करने के लिए आपको बता दें हड्डियों के चारकोल का प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। तो अगर बात करें कि हड्डी चारकोल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? कहना रंग हटाने वाले पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। यानी चीनी पर जो कलर मटमैला कलर का जो चीनी होती है ना, जब बनती है चीनी तो मटमैले कलर की होती है। अब मटमैले कलर की मार्केट में कोई लेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में जो चमकदार चीनी का शौक है, क्या चमकदार चीनी का शौक है, तो उस चीनी पे से मटमैला जो कलर है उसको हटाने के लिए आपको बता दें हड्डियों के चारकोल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। क्या? क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगर बात करेंगे रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इस पथ को नाभिक कहते हैं। अगर बात करेंगे नाभिक, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे रदरफोर्ड की, क्या मेरे शेर? कहना सर अगर बात करेंगे रदरफोर्ड
हाँ हाँ हाँ, रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड के द्वारा ही सबसे पहले अगर बात करेंगे, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी मेरे से। किसकी खोज करी? कहना सर नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा करी गई। इसके अलावा अगर बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे अल्फा प्रकीरण की खोज भी किसके द्वारा करी गई? अल्फा प्रकीरण की खोज, अल्फा प्रकीरण की खोज किसके द्वारा करी गई? रदरफोर्ड के द्वारा। इसके अलावा अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, ये किसने बताया था? कहना सर रदरफोर्ड ने बताया था। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कहना इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर होते हैं। क्या? वृत्ताकार वृत्ताकार पथ पर होते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन ये। और क्या बताया था? कहना सर सोने की पत्ती, सोने की पन्नी को लिया था। क्या? सोने की पन्नी को लिया था और उस पर रिसर्च करी थी। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी, अल्फा प्रकीरण की खोज करी, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में ये बताया, और सोने की पन्नी के बारे में इन्होंने रिसर्च करी, यानी सोने की पन्नी को लिया था रिसर्च पेपर में। तो अब क्या पूछ रहा है? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उस पथ को क्या कहा जाता है? कहना सर वृत्ताकार पथ कहा जाता है। कौन सा मेरे शेर? कहना सर ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूंकि इधर डी है तो ये देख लेना, ये लिखा है वृत्ताकार पथ इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे? तो आपको बता दें मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ने का कारण था कि उनका ये मानना था कि भैया देखो आने वाले समय में जो है वो अज्ञात तत्व भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आज के समय में तत्वों की संख्या 56 है तो 56 ही रहेगी, है ना। अगर ये तत्व बढ़ेंगे, ये बिल्कुल क्लियर बात थी। तो इन्होंने क्या किया था कि अज्ञात तत्वों के लिए क्या छोड़ा था? स्थान छोड़ा था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञात तत्वों के लिए स्थान छोड़ा था मेंडलीव ने। अगर बात करेंगे उसके बाद कौन कौन से आए? कहना सर अज्ञात तत्व की बात करेंगे तो SC और आपको बता दें जर्मेनियम, और आपको बता दें ये 3 तत्व आप बाद में खोजे गए मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद। तो जो स्थान छोड़ा गया था तो उस स्थान पर इन सारे तत्वों को रख दिया गया था। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में जो स्थान छोड़े थे वो किस लिए छोड़े थे? कहना सर अज्ञात तत्वों को ज्ञात करने के लिए। ये अज्ञात तत्व जो आने वाले समय में आएंगे तो उन अज्ञात तत्वों को यहाँ पर रखा जा सके, इसलिए उन्होंने क्या कर दिए थे? इन अज्ञात तत्वों को जगह छोड़ दिया था, स्थान छोड़ दिया था। दाब का विमीय सूत्र क्या होता? तो दाब के अगर विमीय सूत्र की बात करेंगे तो दाब बराबर क्या होता? पहले तो कहना सर दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्या मेरे शेर? बल बटा क्षेत्रफल होता। बल बटा क्षेत्रफल होता, बल बराबर क्षेत्रफल होता। अगर बल की बात करेंगे तो बल को न्यूटन लिखते हैं और क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे? कहना सर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे सिर? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर बात करेंगे एन को, अगर न्यूटन की बात करेंगे तो इसको पास्कल भी लिखा जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। न्यूटन का मात्रक होता है पास्कल, लेकिन इतना ये जरूरी नहीं है, इतना ही रहने दो। अगर न्यूटन की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? कहना सर अगर बल की बात करें तो बल का विमीय सूत्र होता है ML/T-2 होता है, जबकि यहाँ पर M स्क्वायर अभी लिखा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा? कहना ML इनवर्स T-2 क्या हो जाएगा? ML इनवर्स T-2 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे शेर। कहाँ पर दिख रहा है ये ऑप्शन? देखो ML इनवर्स T-2 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी को मेरे शेर टिक करेंगे। यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होते हैं, बल का मात्रा न्यूटन भी होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। अगर बात करें बल की विमा क्या होती है तो ML इनवर्स T-2 होती है, बटे में क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ML इनवर्स T-2 इज अ करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको जब मैं चीज़ें और डिटेल से पढ़ाऊंगा तब इसको आपको विस्तार से बताऊंगा। आपको विमा सूत्र निकालने में कभी जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो, अगर देखें ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का कौन नहीं जानता इस जग में? कार्य का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है मेरे शेर? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कहना सर अगर ऊर्जा के मात्रक की बात करेंगे तो जूल होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगर न्यूटन की बात करेंगे तो बल का मात्रक क्या होता है? कहना बल का मात्रक न्यूटन होता है। केल्विन क्या होता है? ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का कहना सर ताप को केल्विन में मापा जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखो, अगर बात करेंगे अगला क्वेश्चन आ गया, जब कोई जंतु कोशिका जल के किसी कम सांद्रण वाले माध्यम से घिरी हुई होती है तब निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे शेर, इंपॉर्टेंट लिखो। वो कह रहा है कि जब कोई जंतु कोशिका जल के किसी कम स्तर वाले माध्यम से घिरी होती है तब उसमें क्या परिवर्तन देखेगा? तो याद रखिएगा जब भी जल उच्च से निम्न की ओर जाएगा तो याद रखिएगा उच्च से निम्न की ओर जाएंगे। क्या? उच्च से निम्न की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ मेरे शेर, जल्दी से क्या हो जाएगा? तो कहना सर
अगर हम बात करेंगे तो कोशिका में क्या हो जाएगा, कहना सर जल की हानि हो जाएगी। कोशिका में क्या हो जाएगी, जल की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर बात करेंगे दाब जो होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगा। क्या, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर फ्लो, ब्लड आपको बता दें लिक्विड जो फ्लो करेगा वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर करेगा। जो लिक्विड फ्लो करेगा वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर फ्लो करेगा। तो क्या होगा, कहना सर कोशिका में जल की हानि हो जाएगी मेरे सिर। क्या, कोशिका में जल की हानि हो जाएगी। जहां अगर कोशिका की बात आई है तो अगर बात करेंगे कि बताओ कोशिका की बात करें तो कोशिका में केंद्रक की खोज किसने करी। कहना सर केंद्रक की बात करेंगे तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। क्या मेरे शेर, और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज करी गई। इसको याद रखिएगा। बाकी अगर आगे की बात करेंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम, राइजोसोम ये किसकी, कहना सर ये प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। राइजोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अभी पर्याप्त इतना ही है, बाकी मैं आगे और पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे देखो निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही कथन है। पहला कथन कह रहा है पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। ये हो गया। दूसरा कह रहा पादपों में पर्णहरित होता है। ठीक है, अगर बात करें तीसरा पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कितना शानदार क्वेश्चन है मेरे शेर, कितना शानदार क्वेश्चन है। तो कहना सर अगर इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहना सर अगर बात करेंगे पादपों में, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, क्या लॉजिक लगाओ, दिमाग को थोड़ा सा खोल के चला करो। क्या, दिमाग को थोड़ा खोल के चला करो। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। वो कह रहा पादप सूर्य के प्रकाश में प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित करते हैं। कहना सर बिल्कुल करते हैं, सही बात है, कहाँ कोई दिक्कत आ रही है। पादपों में पर्णहरित पाया जाता, बिल्कुल भैया पर्णहरित पाया जाता, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है और उसके अलावा बहुत सारी चीजें क्रियाएं होती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है कि भैया पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका झिल्ली होती है मेरे शेर। क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो अमीनो अम्ल में कौन से प्रकारात्मक समूह जो सीधे पेप्टाइन, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, पेप्टाइड अबंध बनाने में शामिल होते हैं। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, कहना सर अगर बात करेंगे तो कहना मेथिल और एसिटिल समूह। क्या, मेथिल और एसिटिल समूह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, मेथिल और एसिटिल समूह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिटिल अम्ल की बात करेंगे, तो कहना सर अगर बात करेंगे इसकी तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कहना सर NH2COOH इज अ करेक्ट। इसको भी याद रखेंगे। तो मेथिल और एसिटिल समूह में बदलना क्या कहलाता है, कहना सर पेप्टाइड अबंध बनाने में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्या, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। मैं कमेंट भी थोड़ा सा देख पा रहा हूँ मेरे सिर से नहीं होके, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अगर मान लीजिए कि Z की प्राप्ति एकांक सेल के परमाणुओं की संख्या m को पदार्थ के मोलर द्रव्यमान और Na को आवोगाद्रो संख्या 1.6 वो वाली आवोगाद्रो संख्या के रूप में आवोगाद्रो संख्या के रूप में निरूपित करते हैं, तो एकल सेल में घनत्व डी की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। बहुत भयंकर वाला सवाल। क्या, बहुत भयंकर वाला सवाल आ गया मेरे शेर। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भैया क्या हो जाएगा आंसर, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है तो इसको आप याद रखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, फंसने वाला प्रश्न आ सकता है। हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें निम्न में से कौन सा गुण होता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लो बेटा, छपेगा ये क्वेश्चन। वो कह रहा हमारी ज़रूरतों के अनुसार, सिर्फ देखो समझो चीज़ों को, वो क्या कहना क्या चाह रहा। वो कह रहा हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उसमें
निम्न में से कौन सा गुण होता है। अलग अलग आकार आप कैसे दे सकते हैं। देखो अगर मैंने कहा कि सोना है तो सोने की चादर है तो उसको पीट लेंगे और उसका तार बना लेंगे तो गहने महने बना देंगे, तो यानी तन्यता का गुण उसमें बढ़िया होना चाहिए। अगर हम पीट रहे हैं तो उसमें आघात वर्धीनता भी होनी चाहिए। आघात वर्धीनता होगी तब तो वो चपटा होकर लंबा बनेगा, समझ रहे हो। अगर वो उसमें आघात वर्धीनता बढ़िया होगी तब जाकर वो चपटा होकर बढ़िया लंबा बनेगा। लेकिन उसमें अगर आघात वर्धीनता नहीं है तो फिर वो भैया वो अपने अनुसार हम उसको ढाल नहीं सकते। तो आघात वर्धीनता भी होनी चाहिए और तन्यता भी होना चाहिए। ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगर बात करें प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को अवधित ज्वर वाला एक चक्रीय रोग बनाता है। तो आपको पता है कि मलेरिया जो होता है वो मेल मच्छर, अगर मैं बात करूं मलेरिया की तो मलेरिया पुरुष मच्छर काटने से होता है कि अगर बात करेंगे महिला मच्छर, या फिर इसको नर और मादा लिखे दे रहे अच्छा लगेगा, नर मच्छर के काटने से या फिर मादा मच्छर के काटने से काटता कौन है। अगर बात करेंगे मच्छर जो है तो मच्छर काटता है कि मच्छरनी काटती है, तो याद रखिएगा हमेशा मादा मच्छर ही काटता है, हम नर मच्छर नहीं काटता। नर मच्छर नहीं काटता है, नर मच्छर नहीं काटता है, केवल मादा मच्छर काटती है और काटकर खून चूसने का काम करती है। अब उसको आवश्यकता क्या, मजबूरी है बेटा, उसकी मजबूरी क्या है आपको बता दें। जो मादा मच्छर होता है उसको अपने अंडों को पोषण देने के लिए आपकी ह्यूमन यानी ह्यूमन से खून को चूसेगी और उसको पोषण देने का काम करेगी। जबकि जो नर मच्छर होते हैं वो केवल फूलों का रस चूसकर जीवित रहने का कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसका आंसर क्या है बताओ, आंसर क्या हो जाएगा मेरे से, कहना सर अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहना आरबीसी आदिवासी के कुछ दिनों में विशेष मोचन, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, ये आ गया भैया कि न्यूमेरिकल आ गया, ताबड़तोड़ न्यूमेरिकल है क्या मेरे से, ताबड़तोड़ न्यूमेरिकल आ गया है, मज़ा आ जाएगा, क्या मज़ा आ जाएगा भैया। वो कह रहा है कि बताओ एक 0.5 किलोग्राम वजन की एक गेंद को 20 मीटर की ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। अब मैं एक इमारत बना लेता हूँ और आपको बता दें कहाँ से गिराया जा रहा है मेरे से, कहना सर अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी से गिराया जा रहा है। किससे, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितनी हो जाएगी, है ना, गिराया जा रहा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बता, और यह हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। एक होगा पोटेंशियल एनर्जी और एक होगा काइनेटिक एनर्जी। जल्दी से बताओ किसमें क्या शून्य होगा। वो कह रहा है अगर एक 0.5 वजन की एक गेंद को 20 मीटर की ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है तो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा पूछ रहा है मेरे से। अगर बात करेंगे गतिज ऊर्जा, यानी आपको बता दें इसमें क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा, तो गेंद ठीक पहले उसकी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो अगर बात करेंगे इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, कहना सर स्थितिज ऊर्जा बराबर, हिंदी में लिखे दे रहे हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, कहना सर mgh हो जाएगा। अब मास कितना दिया हुआ है मेरे शेर, कहना सर अगर मास की बात करेंगे तो 0.5 दिया, कितना दिया मेरे शेर 0.5। जी का मान कितना दिया, कहना 10 दिया है, और हाइट कितनी दी है, देखो ये 20 मीटर दी है। मल्टीपल कर लेंगे, मल्टीपल 0 पॉइंट हटाए, 0 बढ़ाए, एक 0 से 0 काटा, 5 एकम 5, 20 5 100 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 जूल इज अ करेक्ट आंसर। क्या 100 जूल इज अ करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। अगर बात कर रहा है, देखो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के समूह को क्या बोला जाता है। जब मैं चीज़ों को और डिटेल से जब मैं चैप्टर वाइज लेके चलूंगा, अभी तो क्वेश्चन वाइज चल रहा है, ऑब्जेक्ट वाइज चल रहा है, जब चैप्टर वाइज चीज़ों को समझाऊंगा तो मैं आपको ये सारे डाउटेड क्लियर करा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप समझें कि अगर 0.5 ग्राम के एक वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से, एक 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से, यानी हाइट कितनी दी है बेटा, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ फिर भी कुछ, कहना सर हाइट 20 मीटर दी है, हाइट 20 मीटर दी हुई शीर्ष से गिराया जाता है तो भूमि तक पहुंचने में मतलब स्थितिज ऊर्जा, क्या भूमि तक पहुंचने में उसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो भूमि में स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh फॉर्मूला होता है, m का मान रख दिया, g का मान रख दिया, h का मान रख दिया, खत्म। आगे देखो, किन उद्योगों में सामान्यतः टेट्राक्लोराइड मेथेन को आपको बता दें विगृजनक कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार। कहना सर इसका प्रयोग किया जाता है, टेट्राक्लोरोमेथेन का प्रयोग किसमें किया जाता है, कहना सर इसको कपड़े में यूज़ किया जाता है, किसमें, कहना सर, है ना,
आपको ये इतना तो बता ही दोगे, कहाँ दिक्कत आ रही है ना। टेट्राक्लोराइड वाला ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाओ, बाकी मैं कल इसको चेंज करूंगा, बताऊंगा, सॉरी चेंज क्या करूंगा, इसको विस्तार से बताऊंगा। एक होमवर्क तो करो भाई। अगर बात करें आकर्षण के अंतरा आणविक बल, सबसे पहले निम्न प्रभावी किसमें होते हैं, निम्न प्रभावी किसमें होते हैं, अंतराणविक की बात करेंगे। अंतराणविक बल मेरे सिर, क्या अंतराणविक बल की बात चल रही है, तो किसमें होंगे, अंतर आणविक बल सबसे निम्न, सबसे कम लिख लो निम्न की जगह, थोड़ा समझने में आसानी होगी। अंतर आणविक बल सबसे कम किसमें होता है, कहना सर गैस में होता है, ऑप्शन नंबर 20 इज अ करेक्ट आंसर। अगर बात करेंगे पदार्थ की, तो पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, कहना सर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मेरे शेर, कहना सर एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। अगर बात करेंगे अंतराणविक बल, तो अणुओं की बात करें तो ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, तो इनमें अंतराणविक बल क्या होता है, अधिक होता है अंतराणविक। और इस द्रव में क्या होता है, द्रव में भी अधिक होता है, ठोस की तुलना में थोड़ा कम होता है, और सबसे कम जो होता है वो किस में होता है, अंतराणविक बल गैस में होता है, ऑप्शन नंबर 20 है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगर बात करें डोबिनर का त्रिक नियम, भैया डोबिनर चाचा हैं जी अपने, क्या चाचा बोलते हैं इनको, प्यार से बोलते हैं ना चाचा। डोबिनर ने त्रिक नियम दिया, त्रिक नियम के अनुसार उन्होंने ये बताया कि पहला तत्व और तीसरे तत्व का जो रेशियो निकलेगा वही बीच वाले तत्व या दूसरे तत्व के समान होगा। नहीं समझो तो फिर से समझो। अगर मैंने कहा आपसे कि मान लो, अगर कोई मैंने दे दिया, जैसे कि मान लो एक बहुत फेमस है इनका LINA और K, है ना, LINA और K बहुत फेमस है भाई साहब। अगर मैं इसकी बात करूंगे तो इसका कितना होता है, कहना 23 होता है, इसका 19 होता। तो एवरेज निकाले, डोबिनर ने कहा कि डोबिनर ने क्या दिया, इतना त्रिक नियम दिया। इस त्रिक नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि पहला तत्व और तीसरे तत्व का जो रेशियो निकलेगा वो दूसरे तत्व के बराबर होगा। यानी अगर हम इन दोनों का निकाले तो 23, अगर औसत निकालना है भैया, क्या एवरेज निकालना है, अगर हम एवरेज निकालें इनका तो 23 + 19 बटे में 2 कर देंगे, और आप जोड़ लो, तो जोड़ तो लोगे 19, और आपको बता दें 19 और 3 कितना होगा, 19 से 20, 21 और 22, और 22 और 20 कहना सर 44 हो जाएगा, बटे में 2 कर देंगे, काट देंगे, कितना आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22, लो 22 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 22 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसके बराबर, Na सोडियम के बराबर ये आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा कौन सा नियम दिया, कहना सर डोबिनर ने त्रिक नियम दिया। कौन सा नियम दिया, कौन सा नियम दिया, रुकना 1 मिनट में एक बार और चेक कर लूँ, गलत लग रहा मुझे। 9 से 10, 11, 12, 12 की 2 वहाँ से लगी 1, 2, 3, 1, 4, 42 हो रहा था। वही मैं कह रहा गड़बड़, परमाणु क्रमांक क्यों थी भाई, गड़बड़ बता रहा। 42 बटे में 2, 42 बटे में 2 काट दो, 2 दूनी 4, 2 21, ठीक है 22 ने 21। बाकी डोबिनर ने ये क्या दिया, त्रिक नियम दिया। अगले देखो, अगर बात करें तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, तो मेरे शेर बता दो कौन कौन उत्पन्न करता है। कहना सर अगर बात करेंगे तो कौन उत्पन्न करता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो भैया, है ना, बताओ। N2O और H2O कौन करता है, कहना सर N2O और H2O, ऑप्शन नंबर 20 है करेक्ट आंसर। अगला देखो, अगर बात करेंगे यदि किसी अवतल दर्पण को प्रकाशित केंद्र O और अनंत के बीच में रखी गई है तो अपवर्तन के बाद छवि कैसी बनेगी, कहना सर अपवर्तन के बाद हमेशा छवि कैसी बनेगी मेरे शेर, छोटी बनेगी। कैसी बनेगी, हमेशा छोटी बनेगी, इस बात को याद रखेंगे। लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर चांदी कैसी हो जाती है, कहना काली हो जाती है, वो किसके कारण, कहना सर सिल्वर आयोडाइड के कारण। किसके कारण बताओ मेरे शेर, है ना, Ag2O किसके कारण, कहना Ag2 किसके कारण, बताओ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, कहना Ag2S के कारण। किसके कारण, Ag2S के कारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ठीक है, Ag2S इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और आते हैं इसमें, मैं वही देख रहा था। मतदाता की स्याही में किसका यूज़ किया जाता है, कहना मतदाता की स्याही में अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा AgNO3 का प्रयोग किया जाता है। AgNO3 का प्रयोग किसमें किया जाता है, कहना मतदाता की स्याही में, क्या मतदाता, मातादाता नहीं मतदाता, क्या मतदाता की भी जो नाखून में स्याही लगती है मेरे शेर, उसमें किया जाता है। इसके अलावा
कृत्रिम अगर बात करेंगे तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। अरे भाई, कृत्रिम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। मैं एक बार लिख दूं, नहीं तो कछु लोग कमेंट ही करने लगे कि सर आप सही से नहीं लिख रहे थे। कृत्रिम, ठीक है। अगला देखो, अगर बात करेंगे कांच को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? HF का किया जाता है, यानी कांच को लिखने के लिए, कांच पर लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना, HF का। बात समझ में आ गई? आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। इसीलिए हमें मना किया जाता है कि चांदी की चम्मच में हमें अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो कैसा हो जाएगा? सिल्वर से अभिक्रिया करके काला पड़ने लगेगा। क्या? काला पड़ने लगेगा। इस बात को याद रखेंगे। बताओ कि रुक्ष ताकि मापक की इकाई इकाई के समान होती है। तो किसकी इकाई के समान होती है मेरे शेर? किसकी इकाई के समान होती है? कहना सर अगर बात करेंगे किसके समान होती है, जल्दी से बताओ किसके समान होती है? कहना सर क्वेश्चन जो है वो बहुत ताबड़तोड़ है। क्या क्वेश्चन ताबड़तोड़ है? तो इसको आप भैया एक बार होमवर्क में करके लाओ, कल इसको दोबारा देखेंगे, हम आपको बताएंगे। बताओ निरूपक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? तो याद रखिएगा, निरूपक तत्वों में इनमें से S और P ब्लॉक के दोनों तत्व शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है, निरूपक तत्व कहा जाता है S और P ब्लॉक के दोनों तत्वों को। ये तो ठीक है। इनमें से केवल धातु होती है, इनमें केवल धातु नहीं, ये तो सही नहीं है। इनमें केवल P ब्लॉक नहीं भाई, ये भी इनमें ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगर बात करें वैद्युत ऋणात्मकता तत्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन के लाभ से ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित आयन बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कहना सर ऋणावेशित आयन जो बनाते हैं वो अधातु कहलाते हैं मेरे शेर। क्या कहलाते हैं? कहना सर अधातु कहलाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करेंगे धातु का तत्व की बात करेंगे तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कहना एक होता सर धातु, एक क्या होता अधातु, और एक क्या होता उपधातु। एक क्या होता उपधातु है। अब धातु क्या होता है? कहना सर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सके, प्रभावित हो सके, वो धातु है। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? हम अधातु बोलते हैं। और जिसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो, क्या थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो, उसको क्या बोलेंगे? हम उपधातु बोलेंगे। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखो, अगर बात करेंगे एक 4 किलोग्राम भार वाली एक वस्तु 50 न्यूटन के बल में ऊर्ध्वाधर की ओर उठाया जाता है। यदि वस्तु को 5 मीटर ऊपर उठाया जाए तो कितना कार्य होगा? कार्य पूछ रहे हैं मेरे शेर। क्या पूछ रहे हैं? वो कार्य पूछ रहे हैं, तो लगा दो फॉर्मूला। कार्य बराबर क्या होता? बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें? कार्य बराबर क्या होता? कहना सर अगर बात करेंगे कार्य बराबर तो क्या आएगा? कहना सर W बराबर क्या आएगा? W बराबर FS। क्या होगा? W बराबर F और S। F का मान कितना दिया? F का मान बल कितना लगा रहा? कहना सर 50 न्यूटन का बल लगा रहा। S कितने टाइम में बताओ, कितने का मान दिया बताओ? S का मान कितना दिया? 5। कितना दिया? 5 आ गया है, तो 25 हो जाएगा, यानी 250 जूल इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन है, बिल्कुल है भैया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। Al2O3 में एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होती है? कहना एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है। क्या होती है? कितनी होती है? 3। जैसे अगर बात करेंगे Ag2O3 दिया होता है तो ए का ये जो संयोजकता है वो इसकी है, और ये जो संयोजकता है वो इसकी है। यानी O की पूछेंगे संयोजकता तो 2 हो जाएगी, Al की पूछेंगे संयोजकता तो 3 हो जाएगी। आगे देखो, ये हो गई भैया क्लास। ताबड़तोड़ क्लास थी। क्या ताबड़तोड़ क्लास थी भाई? ऐसे तड़कते फड़कते क्वेश्चन लेके आए थे कि मार्केट में कोई नहीं पढ़ाएगा, केवल गुरुकुल उन्नति पढ़ाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, वैसे टफ से टफ क्वेश्चन लेके आऊँगा, आपके लिए मजा आ जाएगा। बस अपने जीवन में अगर ये सोच रखे हो कि नहीं इस बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो फिर मिलो हमसे, आओ और मिलो और बढ़िया तरीके से पढ़ो। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, है ना, यूट्यूब पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। आप SSC MTS GD पुलिस UPSI रेलवे या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और अपने जीवन को सफलता की सीढ़ियों में चढ़ाना चाह रहे हैं तो जुड़िए एक बार गुरुकुल उन्नति से। वेलकम टू गुरुकुल उन्नति। अगर चीज़ें बहुत बढ़िया लगी, शानदार लगी, तो भैया ताबड़तोड़ लगी अगर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। बाकी मिलते हैं किसी और क्लास में, किसी का अगली क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मिलते हैं क्लास में, फिर अगली क्लास में।